नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर का पॉइंटर जो कि घटना चक्र पुस्तक से पढ़ रहे थे, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीतिक क्षेत्र, इसमें पहला है 15 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का कानून लागू होगा। तो ये होगा 15 जनवरी 2022 से, और हरियाणा सरकार 75% आरक्षण दे रही है निजी क्षेत्रों में की नौकरी में निजी लोगों को, अपने ही राज्य के लोगों को। 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसका फोकस देश रहा अफगानिस्तान। 8 नवंबर 2021 को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के समक्ष खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य है भाई बहन के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में जिनकी प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया, आदि शंकराचार्य। तो उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर परिसर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आदि शंकराचार्य किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद। विवादास्पद विवाह का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने वाला राज्य है तो राजस्थान। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो विधेयक इन्होंने लाया था उसमें जो बाल विवाह भी हुए थे उनको भी ये सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए इस पे विवाद हो गया, तो जिसको इन्हें वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट, वह सरकारी विभाग जिसे केंद्र सरकार ने 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कॉरपोरेट इकाइयों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया अक्टूबर 2021 में। आयुध निर्माणी बोर्ड OFB द्वारा OFB से पृथक की गई 7 नई रक्षा कंपनियां हैं। तो OFB से जो पृथक की गई हैं 7 कंपनियां हैं वो कौन सी हैं? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया आप्टेड लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ऐसा नाम रखेंगे कि कुछ मत। चलो फिलहाल हम लोगों को तो पढ़ना ही है। इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारी जो है वो राजनीति और चुनाव में भाग नहीं ले सकते। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया जो 20 सितंबर 2021 से, तो चरणजीत सिंह चन्नी। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया भूपेंद्र पटेल जी ने। 8 सितंबर 2021 को झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक के तहत स्थानीय निजी नौकरियों में जितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया गया वो है 75%। तो आप देख रहे हैं, तो 75% आरक्षण निजी, अपने ही राज्य में अगर निजी क्षेत्र की कोई भी नौकरी आ रही तो उसमें देने का कार्य एक झारखंड ने किया है और दूसरा हरियाणा, अभी हम लोग ऊपर देखे थे। नेक्स्ट, कार्बी आंगलोंग जिला स्थित है। कार्बी आंगलोंग एक समझौता हुआ था जो कि असम राज्य में स्थित है। कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021 को। तो इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे, जो लोग केंद्रीय गृह मंत्री थे, असम के मुख्यमंत्री थे, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और 5 उग्रवादी समूहों के मध्य किया गया था। कार्बी आंगलोंग समझौतों में शामिल 5 उग्रवादी समूह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हल्की नज़र में इसे देख लें। पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल्स ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। नेक्स्ट, कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो बसवराज बोम्मई ने। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक नया मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। एक नया मंत्रालय गठित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय।
और इसका कार्यभार सौंपा गया है मतलब अमित शाह जी को, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वर्ष 2012 को। विशेष ध्यान दें क्योंकि सहकारिता मंत्रालय अभी अभी गठन हुआ है, तो सब लोग जल्दबाजी में इसे आज की डेट में लगा देंगे, लेकिन इस पे प्रश्न बनाने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर प्रयास करेंगे जरूर। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो बना था वो वर्ष 2012 को। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक संकल्प के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल इस समय प्रयास कर रहा है विधान परिषद के गठन का प्रयास कर रहा है, जो कि उसके विधानसभा से 2/3 बहुमत से पारित हुआ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने। वे 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं के आम निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई 26 फरवरी 2021, काफ़ी पुराना है लेकिन देख लें कहाँ कहाँ चुनाव हुए थे। असम में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में और पुडुचेरी में। असम के 126 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु आम चुनाव संपन्न हुआ, 3 चरणों में हुआ था। असम विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी थी, तो ये बीजेपी थी, 60 सीटें जीती थी। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी हेमंत बिस्व शर्मा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। तमिलनाडु के 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव संपन्न हुए 6 अप्रैल 2021 को। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि तमिलनाडु की जो विधानसभा में सीटें हैं वो कितनी हैं, तो 234। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के घोषित परिणामों के अनुसार 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात सत्ता में वापस हुई द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही, तो डीएमके सबसे ज़्यादा जीती, 133 सीट। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया एमके स्टालिन ने। पश्चिम बंगाल में 292 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 294 है। विशेष ध्यान दें 292 चुनाव हुए थे, जबकि 294 टोटल सीटें हैं। 2 सीटों हेतु चुनाव का आयोजन नहीं हो पाया था। के लिए आम चुनाव संपन्न हुआ 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के बीच। ये 8 चरणों में संपन्न हुआ। बस हल्की नज़र इसमें देखते जाएं और कहाँ पे कितना विधानसभा सीटें हैं ये थोड़ा सा नोटिस करने का प्रयास करें, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनने के चांसेज हैं। बाकी तो करेंट अफेयर ये काफ़ी पुराना हो गया, चांसेज नहीं बनते हैं, फिर भी हम लोग तो एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो 213 सीटें और मत 47.94% के साथ। वर्ष 1962 के बाद से यह प्रथम अवसर है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है वामपंथी दलों का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया तो ममता बनर्जी जी ने। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के 34 वर्षों के शासन की समाप्ति के पश्चात ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। वर्ष 2011 में ये फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बनी थी, तब से ये लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव संपन्न हुए 6 अप्रैल 2021 को। केरल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस हुई वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, एलडीएफ जिसे बोलते हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में एलडीएफ द्वारा विजित कुल सीटें हैं 99 सीटें। केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की। वे मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन जी, जो इस बार केरल के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पुडुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम चुनाव संपन्न हुए 6 अप्रैल 2021 को। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे कार्यकाल हेतु पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, एन रंगास्वामी जी ने। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस।
आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस के जम्मू एवं कश्मीर कैडर का अगमुत अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर से विलय करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम है। तो ये अधिनियम है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021। मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य। ई कैबिनेट विषय ध्यान दें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ई कैबिनेट का उद्घाटन कौन सा राज्य किया है? तो हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे, एक राजगीर होगा और एक बोधगया होगा। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम, तो ये कई प्रश्नों में आ भी चुका है, कई एग्जाम के, तो इसे विशेष ध्यान दें। हावड़ा कालका मेल जो है उसका नाम परिवर्तित करके नेताजी के नाम पे रखा गया, नेताजी एक्सप्रेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर है दीव के। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित आईएनएस खुखरी स्मारक स्थित है। आईएनएस खुखरी स्मारक कहाँ स्थित है? तो दीव में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। गुवाहाटी असम में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई, जो कि 26 दिसंबर 2020, काफ़ी पुराना है, लेकिन देखते चलें, कहीं से भी प्रश्न, साल भर के अंदर कहीं से भी प्रश्न पूछने के चांसेस बने रहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ये कहाँ किया गया? शिमला में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण शिमला में। जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद डीडीसी का चुनाव कराया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या 280 है। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, 75 सीटें। हाल ही में स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित मामलों में सबसे आगे पाए गए हैं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। तो ये प्रश्न बन सकता है, स्वर्णिम विजय वर्ष कब से कब को घोषित किया गया है? 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक। किसके उपलक्ष्य में? वर्ष 1971 में, जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाया था और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के एक नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। तो नए संसद भवन का जो भूमि पूजन हुआ 10 दिसंबर 2020 को, नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। विशेष ध्यान दें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये प्रश्न लगातार बने रहेंगे और एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि 2-3 वर्षों तक करंट अफेयर के लिए या फिर स्टैटिक जीके के लिए प्रश्न ये बना रहेगा। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता, लोकसभा विशेष ध्यान दें 888 है, जबकि राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384। और इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी अगर कहें तो वो टाटा है। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है वर्ष 2022 तक। 2022 तक ये बनके तैयार हो जाएगी, जो कि भारत की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ भी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनावरण किया गया। तो जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय सेना के खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा आई के इस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। एसएस कर्नल दृष्टि राज खोवा ने अपने 4 साथियों सहित। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आयोजित किए गए 3 चरणों में, जो कि काफ़ी पुराना है, चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले इस ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए। तो सी विजिल ऐप एक बिहार चुनाव के समय ऐप आया था,
तो बिहार वाले थोड़ा सा ध्यान दे लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को प्राप्त कुल सीटें 125 सीटें प्राप्त हुई थी। बिहार विधानसभा कुल 243 सीटें, इसे ध्यान दें, ये पूछा जा सकता है। बिहार विधानसभा कुल 243 सीटें में सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटें तो आधे से +1 एक ज़्यादा 122 सीटें होंगी। बिहार विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल है महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल, जो कि 75 सीटें प्राप्त किया। एनडीए का वह घटक दल जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त की, भारतीय जनता पार्टी, जो कि 74 सीटें प्राप्त की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का कुल प्रतिशत कितना था, तो 57.05% था, पोलिंग परसेंटेज जिसे बोलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाला दल रहा राष्ट्रीय जनता दल 23.11%। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विजित सीटों की संख्या 19 रही। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की नीतीश कुमार ने। कितनी बार? 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। विशेष ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बन सकता है कि नीतीश कुमार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार वो बने हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7वीं बार। आइए एक दृष्टि डालते हैं योजना और परियोजनाओं पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल तो लगभग ट्रेंड सा चल रहा है कि ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं करंट अफेयर के। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड्स को पुनर्बहाल किया। 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए। तो एमपी लैंड्स योजना की बात की गई। यहाँ पे आप ध्यान दें, 15वें वित्त आयोग की बात की गई है। तो 15वां वित्त आयोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बना रहा है और भी आगे भी चलता रहेगा, तो इसके अध्यक्ष के रूप में अगर देखें तो इसके अध्यक्ष थे NK सिंह। और इस समिति को गठन जो किया गया था कि सिफारिश के लिए, ये 2017 में किया गया था। और इसका कार्यकाल जो होगा 15वें वित्त आयोग का, वो होगा 2020 से लेकर 2025 तक। और अगर देखा जाए, ये संवैधानिक संस्था है। वो संविधान में आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में चर्चाएं की गई है। और पहली बार इसका जो गठन हुआ था तो 1951 में इसका पहली बार गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वित्त आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विशेष ध्यान दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के दौरान सहकारिता के लिए डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया। तो अमूल के 75वें वर्षगांठ के समारोह आणंद, गुजरात में, आप लोग जानते हैं कि आणंद में ही अमूल का जो मेन ब्रांच है, या कहें तो जन्मदाता वहीं से हुआ है, तो वहाँ से प्रारंभ हुआ। भारत के स्वास्थ्य देखभाल और संरचना को सुदृढ़ करने संबंधी देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन का शुभारंभ किया था, तो 25 अक्टूबर 2021 को किया था, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। यूपी वाले विशेष ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत स्थापित किए जाने वाले संस्थाओं में शामिल है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल और संरचना के निर्माण में निवेश की जाने वाली राशि है तो 64,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेला सुरंग, कीवर्ड पकड़ें, सेला सुरंग के अंतिम चरण के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शुभारंभ किया। यह स्थित है, तो इसमें प्रश्न यही बन सकता है, सेला सुरंग कहाँ स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में है।
पश्चिम कामेंग जिला में। तो ये पश्चिम कामेंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला सुरंग। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया, पीएम गति शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डालें, क्योंकि जो योजनाएं परियोजनाएं आई हैं और जो बजट हमारा पेश हुआ है, सबके केंद्र में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। और मुझे तो लगता है कि भविष्य में भविष्य का सारा रोड मैप जो गवर्नमेंट का है वो इसी शुभारंभ से आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पीएम गति शक्ति में 6 स्तंभ हैं जिनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो पहला है व्यापकता, जिसे कंप्रहेंसिवनेस कहते हैं, प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन और अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमाइजेशन, सामंजस्यीकरण, सिंक्रोनाइजेशन और विश्लेषणात्मकता, एनालिटिकल, और गतिशीलता, डायनेमिक्स। तो इसे 2-3 बार पढ़ें, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डालें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन 6 में से कौन सा पिलर नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन, निगरानी आदि हेतु एक त्रिस्तरीय प्रणाली डिजाइन की गई है, जिसमें शामिल है सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह, ईजीओज, और नेक्स्ट 2 कौन है, नेटवर्क योजना समूह, एनपीजी जिसे बोलते हैं, तकनीकी सहायता इकाई, टीएसयू। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के विकास एवं कार्यान्वयन की निगरानी हेतु गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह, ईजीओज की सदस्य संख्या है कितनी, 20। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत निवेश की जाने वाली कुल राशि है 100 लाख करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट योजना और परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2024-25 तक बिछाए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई होगी 35 लाख किलोमीटर। ऑप्टिकल फाइबर, आप समझ सकते हैं कितना बृहद योजना है ये। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को वर्ष 2024-25 तक 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट करने की, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को 225 गीगावाट तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में वर्ष 2024-25 तक जोड़ी जाने वाली ट्रंक पाइपलाइन की लंबाई होगी 17,000 किलोमीटर। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित है 2027 तक। पीएम गति शक्ति योजना में शामिल मंत्रालयों की कुल संख्या है, आप देख सकते हैं कुल 16 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को जारी रखने की मंजूरी दी वर्ष 2025-26 तक। SBMU स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत को जारी रखने की अनुमति प्रदान की 2025-26 तक। तो विशेष करके ध्यान दें, ज़्यादा करके सभी सन जो है 25-26 तक टारगेट पे रखे गए हैं। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय है 2,77,000 करोड़ रुपए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। जून 2015 से अमृत योजना चल रही है। तो ज़्यादा करके इसका फर्स्ट वर्जन ही पूछते हैं कि ये योजना कब लॉन्च की गई थी, नया वाला डेट नहीं।
यही विशेष ध्यान दें। जून 2015 से अमृत योजना चल रही है। देश के युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की संयुक्त पहल है 30 सितंबर 2000 के डीजी सक्षम। ये प्रश्न किसी एग्जाम में आया भी था, इसे विशेष ध्यान दें। ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और रोजगार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इन दोनों के बीच में डीजी सक्षम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कार्यांतरण के लिए जिन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0। SBMU 2.0 के तहत सभी सांविधिक निकायों स्टैट्यूटरी टाउन्स को न्यूनतम इस श्रेणी के अंतर्गत लाना अनिवार्य है। तो ये ODF प्लस के अंतर्गत लाना अनिवार्य है। ODF का जो फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, या तो इसे हिंदी में आप कहें तो खुले में शौच से मुक्ति। नेक्स्ट, SBMU 2.0 के तहत 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरों को इस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है। तो ODF++। अमृत 2.0 के तहत इतने नगरों शहरों को कुल सुरक्षित बनाना प्रस्तावित है, लगभग 4700। अमृत 2.0 अभियान के तहत इतने शहरी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो अमृत 2 का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2.68 करोड़ लोगों को नल कनेक्शन दिया जाए शहरों में। पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है। तो ये मध्याह्न भोजन योजना, जिसे आप मिड डे मील कहते थे, इसका नाम परिवर्तित करके नाम रखा गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का क्रियान्वयन अवधि है ये 2021-22 से लेकर 2025-26। आप देख रहे हैं ज़्यादा करके सभी योजनाएं 25-26 तक ही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में प्रारंभ की गई योजना है रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना के तहत जिन 4 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा वे है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट एंड फिटर। 18 अगस्त 2021 को प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम, जिसे ताड़ मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था 2016 में शुरू किया गया था इसका, बलिया यूपी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, आने के फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, तो विशेष ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, इसका भी डेट तो नहीं पूछ सकते, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया गया 2.0। तो ये महोबा आपके उत्तर प्रदेश से। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च ई-रूपी है, एक डिजिटल भुगतान समाधान। ई-रूपी का विकास किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने। 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन जिनके लॉन्च होने की 6वीं वर्षगांठ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मनाई गई 25 जून 2021 को। तो पहला है स्मार्ट सिटीज मिशन और सेकंड है अमृत अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आयोजित प्रतियोगिता जिसके परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता ISAC 2020। ISAC 2020 के तहत घोषित सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता इंदौर और सूरत। ये 2020 का करंट अफेयर है, बस हल्की नज़र रखें क्योंकि अभी नया अपडेट आया नहीं है। तो पुराने में से अगर प्रश्न बनने होंगे सिटी अवार्ड से तो यहीं से आएंगे। ISAC 2020 के तहत घोषित राज्य अवार्ड स्टेट अवार्ड में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पाया है, जबकि दूसरे स्थान पर MP है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। ISAC 2020 के तहत घोषित केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड यूनियन टेरिटरी अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ है।
ISAC 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड के 3 शीर्ष विजेता। लीडरशिप अवार्ड में आपके अहमदाबाद पहले नंबर पे, वाराणसी दूसरे पे और रांची तीसरे पे था। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, तो ये है सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिचवाड़ और बड़ोदरा। 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉन्च योजना है। तो युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा का फुल फॉर्म इसमें क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। यंग ऑथर मतलब युवा का जो ज़्यादा करके इसमें यंग ऑथर मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब युवा लेखक जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, वही हुआ जो भी हम लोग पढ़े हैं। युवा योजना अंग है इंडिया @75 परियोजना, आज़ादी का अमृत महोत्सव का अंग है। खेतों में पराली जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा इस मिशन की स्थापना का निर्माण किया गया है। कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। उच्च क्षमता के सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में गीगावाट स्तरीय उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्पादन संबंध इंसेंटिव PLI योजना 7 अप्रैल 2021 नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई वाराणसी से। ग्राम उजाला योजना 10 रुपये में प्रति LED बल्ब दिया जाएगा, जो 24 मार्च 2021 को। ग्राम उजाला योजना के तहत उच्च गुणवत्ता के LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के द्वारा। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है कार्बन क्रेडिट्स द्वारा। ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा वे हैं आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गाँव में। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा रतले जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिस संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमन को मंजूरी दी गई, तो रतले जलविद्युत ऊर्जा निगम। तो ये विशेष इसमें ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में रतले जलविद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। रतले जलविद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो समर अभियान झारखंड सरकार का है, जो कि कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया। समर का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा अपने अपशिष्ट से संपत्ति वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया स्वच्छता सारथी फेलोशिप को 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, बिहार के डोभी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि भाग है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का। भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी लद्दाख में। लद्दाख में भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्वारा और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास निगम लेह और ONGC के मध्य। गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने हेतु एक गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। गोवर्धन योजना
3 फरवरी 2021 को गोवर्धन योजना का पूर्ण नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसका फुल फॉर्म ध्यान दें, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इंडिया वाले कुछ करें या ना करें, योजना का नाम बहुत अच्छा अच्छा रखते हैं। चलिए फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है स्टार्स परियोजना। स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय के अंदर है, जो कि स्कूली शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय की स्टार परियोजना का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार्ट परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में। भारत ने स्टार्ट परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग के लिए समझौता किया है तो विश्व बैंक के साथ। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है, तो वो 24 जनवरी को के अवसर पर पंख अभियान लॉन्च किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। पंख का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज एंड हेल्थ, सुरक्षा जागरूकता पोषण ज्ञान और स्वास्थ्य। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना है जिसका दूसरा चरण, और सूरत मेट्रो रेल परियोजना। 2 नई रेल प्रौद्योगिकियां जिनकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी, तो मेट्रो लाइन और मेट्रो नियो। 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर के लगभग 717 जिलों में इस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये हुआ ना कि ऐसी रेल की पटरी बनाई जाएगी, ऐसी पटरी बनेगी जिस पे सिर्फ मालगाड़ियाँ ही जाएंगी और जो जल्दी से जल्द सभी गुड्स का डिलीवरी कर पाएँ समय समय पर, इसीलिए ये खास करके ये परियोजना पे ध्यान दिया गया। तो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। 7 जनवरी, यहाँ पे आप देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहक गलियारा। 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। देखिए, जब कहीं पे पहला लगे तो आप उसे विशेष ध्यान दें कि वो प्रश्न बार बार बनने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से ज़्यादा प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देश भर में दलित एवं वंचित बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एमआई इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर इस एक नई शिक्षा पहल की घोषणा की है, जिसका नाम है शिक्षा हर हाथ, #शिक्षा हर हाथ। बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान है कपिला। कपिला का पूर्ण नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की गई।
तो गुजरात सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजना है जो संबंधित है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों पर। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया। न्यू भरऊपुर न्यू खुर्जा खंड का पूर्व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा तो जो प्रयागराज से होगा। पूर्व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक आपने देखा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, एक पूर्वी। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। तो मणिपुर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया। 26 दिसंबर 2020 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश हैं तो जम्मू और कश्मीर। सेहत योजना का पूर्ण रूप है सोशल इंडिवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक गलियारा नोडल्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। 30 दिसंबर 2020 कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश एवं तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में। 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्ट केंद्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस जिस देश की मदद से शुरू किया गया वह है फ्रांस। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISC गुरुग्राम हरियाणा के परिसर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया। 20 दिसंबर 2020 को भारत का 8वां उत्पादन बेसिन है बंगाल बेसिन। बंगाल बेसिन अवस्थित है अशोकनगर उत्तर 24 परगना जिला जो पश्चिम बंगाल में है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ? कच्छ गुजरात में। गुजरात के कच्छ में स्थापित किए जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता कितनी है? 30,000 मेगावाट। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है मांडवी कच्छ गुजरात में। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उस पुल का नाम है कोइवलर पुल। कोइवलर पुल स्थित है सोन नदी पर बिहार राज्य में। 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इस निवेशक मानचित्र में 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों के इतने क्षेत्रों को निवेश के अवसर के अनुकूल चिन्हित किया गया है। 18 निवेश अवसर क्षेत्रों को 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय पोर्टल एवं गुजरात के बड़ोदरा में एक गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। कहाँ? गुजरात में, गुजरात के बड़ोदरा में। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान है भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला टनल जोड़ेगी श्रीनगर को लेह के कारगिल से।
जोजिला टनल की लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर। जोजिला टनल का निर्माण किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 पर। शुरू करते हैं आयोजन, कार्यक्रम और स्थल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित 29वें हुनर हाट का विषय था वोकल फॉर लोकल, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। नेक्स्ट, कैरियर, चुनाव आदि मुद्दों पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों हेतु देश के मेंटर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली सरकार द्वारा, देश के मेंटर कार्यक्रम को। नेक्स्ट, राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम रिवर रैंचिंग का शुभारंभ किया गया ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया फिक्की, जो कि उत्तराखंड सरकार व तथा पवन हंस लिमिटेड के सहयोग से तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का केंद्रीय विषय है इंडिया @75, भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना तथा हवाई संपर्क बढ़ाना। केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है चाचा चौधरी को, इम्पोर्टेंट हो। नीति आयोग द्वारा 20 सितंबर 2021 को 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लॉन्च किया गया कार्यक्रम है द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। नीति आयोग ने द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल को इनके सहयोग से जारी किया है। किसके किसके सहयोग से जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यूनिसेफ और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वयो नमन कार्यक्रम का, वन मंत्रालय जिसने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1 GB 1 BC सखी मिशन की शुरुआत की, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है, 1 GB 1 BC मिशन की शुरुआत कौन किया है? तो याद रखें, ग्राम विकास मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग द्वारा प्रारंभ पहल है शून्य अभियान। ये विशेष याद रखें कि डायरेक्ट ये प्रश्न पूछेंगे शून्य अभियान किससे रिलेटेड है, तो ये है शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों से और नीति आयोग द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओडीएफ स्थायित्व एवं गदला जल प्रबंधन ग्रे वाटर मैनेजमेंट हेतु एक 100 दिवसीय अभियान है सुजलम अभियान। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया 25 अगस्त 2021 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2022 भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। कहाँ से? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। ये प्रश्न सीधा प्रश्न किसी परीक्षा के सीधा पूछा गया है, इसलिए विशेष याद रखें, फिर से ये रिपीट हो सकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी होगा 15 अगस्त 2023 तक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निर्धारित 5 स्तंभ है, 5 पिलर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कौन सा पिलर इसमें नहीं है, तो इसलिए विशेष ध्यान दें। स्वतंत्रता संग्राम पहला है, 75 वर्ष पर विचार, आइडियाज एट
75, याद रखें, आइडिया भी है इसमें। 75 वर्ष पर उपलब्धियां, अचीवमेंट है। और नेक्स्ट है 75 वर्ष पर कार्रवाइयाँ, एक्शन भी है। और 75 वर्ष पर संकल्प भी है। तो इसको विशेष याद रखें और आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, आइडिया, अचीवमेंट, एक्शन और रिजॉल्व्स। नेक्स्ट, 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कहाँ से? तो ये घटना कहाँ घटित हुई थी? गोरखपुर में। तो वहीं से शुरू किया। नेक्स्ट, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी उत्तर प्रदेश में? 4 फरवरी 1922 को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 30 जनवरी 2021 की ये सूचना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1994 को। तो सबसे पहले पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1994 में। भारत में पोलियो के अंतिम मामले को दर्ज किया गया हावड़ा, पश्चिम बंगाल 13 जनवरी 2011 को। आप लोगों को पता होगा पल्स पोलियो भारत में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम ई-इपिक लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। ई-इपिक कार्यक्रम कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ई-इपिक का पूर्ण नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट, 21 से 23 जनवरी 2021 के मध्य पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कच्छ, गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय बंदरगाह समीक्षा बैठक है चिंतन बैठक। इसका नाम है चिंतन बैठक। असम में राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया 7 फरवरी 2021 को असोम माला। इसका नाम है असोम माला। देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है कृतज्ञ। नेक्स्ट, कृतज्ञ इसका फुल फॉर्म है कृ फॉर कृषि, त फॉर तकनीक, ज्ञ फॉर ज्ञान। याद रखें। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 से 16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय था तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखें। 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय था भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान 2 राज्यों में आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश और असम। 26 दिसंबर 2020 को इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान दिया गया उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट,
तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का विषय है लोकतांत्रिक आम सहमति का निर्माण, वाजपेयी मार्गदर्शन, बिल्डिंग डेमोक्रेटिक कंसेंसस द वाजपेयी वे। 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कहाँ अवस्थित है, अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अली मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया, वो था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2020 को इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। वो थी विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया वर्ष 1951 में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को इम्पॉर्टेंट है। 26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का। री इन्वेस्ट 2020 का केंद्रीय विषय टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। 17 नवंबर 2021 को वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेस बाइवरी रिक्त मैट्रिक्स 2021 में भारत का स्थान है 82वां, जो कि जोखिम स्तर 44। हेलो साथियों, मित्रों, हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत रिपोर्ट मसौदे और नीतियाँ सूचकांक देखते हैं, जो कि अगली टॉपिक है घटना चक्र के वार्षिक संकलन का। ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2021 को जारी तीसरी लीड्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष राज्य है गुजरात और हरियाणा एवं पंजाब। इस रैंकिंग में उत्तर पूर्वी एवं हिमालय राज्यों में शीर्ष पर है जम्मू कश्मीर। लीड्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 का विकास किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशियंसी इकोनॉमी। वह राज्य जिसने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्थान। अग्रणी फ्रंट रनर कौन रहा? कर्नाटक एवं राजस्थान। स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगर निगमों तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन। कब आरंभ हुआ? 2016 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना। यही उद्देश्य था। इसमें सबसे पहले कीवर्ड पकड़े स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। और ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक को खुले में शौच मुक्त करने का मेन टारगेट रखा गया था। 20 नवंबर 2021 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल शहरों स्थानीय निकायों की संख्या है 4320। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चले,
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों की जिस नई श्रेणी की घोषणा की गई उसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। एक नई श्रेणी बनाई गई है, आ सकता है थोड़ा सा रिमेंबर रखें। स्वच्छ सर्वेक्षण में एक नया श्रेणी की इजाद किया गया है जिसमें सभी राज्यों को दर्जा दिया जाएगा या सभी जिलों को, निकायों को दर्जा दिया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदान किए जाने वाले प्रेरक दौड़ सम्मान के अंतर्गत पुरस्कारों की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ हैं। इसमें 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ बनाई गई हैं जिसमें दिव्य प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड जिसे बोलते हैं, उज्ज्वल सिल्वर जिसे बोलते हैं, उदित जिसे ब्रांज बोलते हैं, आरोही एस्पायरिंग बोलते हैं। तो ये काफ़ी टफ अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से प्रश्न आएंगे, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले शहर कौन हैं? तो प्रथम 3 स्थान जो 10 शहर हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, तो इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में शामिल उत्तर प्रदेश के 2 शहर, तो यूपी के 2 शहर जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, तो लखनऊ 12वें स्थान पे है, गाजियाबाद 18वें स्थान पे। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर जो है वो 30वें स्थान पर है, कानपुर शहर 21वें स्थान पर है और प्रयागराज जो है वो 26वें स्थान पर है। नेक्स्ट, 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे हैं नई दिल्ली, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, तिरुपति आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट देखिए, यूपी वाले जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, यूपी के सभी यूपी के सभी ज़िले याद रखें रैंकिंग के साथ, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं सीधे सीधे। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया छत्तीसगढ़ राज्य ने। 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी में वाले राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया झारखंड ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में 6वां स्थान उत्तर प्रदेश। ये अब उतना अंदर है तो कोई बहुत विशेष है नहीं कि 6वां स्थान, और ख़ास करके स्पेसिफिक करके कि 100 शहरी स्थानीय निकायों। नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नगरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जो गंगा नगर हैं जो प्रथम और द्वितीय पर हैं, तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी प्रथम पे है और बिहार के मुंगेर नगर, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा नगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो उत्तर प्रदेश के 2 हैं जो प्रथम द्वितीय स्थान पर हैं, कन्नौज और बिजनौर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेषित प्रेरक दौड़ सम्मान में दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत 5 शहर, जो प्लेटिनम श्रेणी में 5 शहर किए गए हैं, ये बन सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी नया नया सम्मान श्रेणी किया ही गया है और उसमें जो है अवार्ड कौन कौन से शहर को मिल गया वो देखने के लिए, तो 5 शहर जो हैं इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई और तिरुपति को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, तो कौन जारी करता है? FSSAI। अब इसका फुल फॉर्म क्या है आइए देख लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बोलते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? तो वर्ष 2019 में। 2020-21 में ये इसका तीसरा संस्करण है। इसका मतलब ये प्रतिवर्ष चलता है। 2019 में प्रथम था, 2020 में द्वितीय और 2021 में तृतीय संस्करण जारी किया गया, जो 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों, छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो गुजरात, गोवा एवं जम्मू कश्मीर। गुजरात को बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में गोवा को और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को।
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे था? 5वां। यूपी वाले विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट, भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी करता है तो कौन जारी करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। भारत में अपराध 2020 नामक रिपोर्ट का 68वां संस्करण था। ये काफ़ी पुराना, काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, जो जारी किया गया 14 सितंबर 2021 को। इस रिपोर्ट के अनुसार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में वृद्धि दर्ज की गई। कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 28% की वृद्धि अपराध की श्रेणी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर क्राइम रेट वर्ष 2019 में 385.5 थी, जो वर्ष 2020 में बढ़कर हो गई 487.8, मतलब बढ़ रही है। ये जो एग्जैक्ट फिगर है उसे याद ना करें, बस हाँ रिमेंबर रखें कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध के मामलों में कमी दर्ज की गई। तो महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आई है 19 से 20 के बीच में, रिमेंबर रखें इसे, 8.3%। और प्रति लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर कितना है? तो 56.5। बस एक फिगर जनरली याद रखें, इतना डीप में घुस के प्रश्न नहीं बनेंगे, अगर बनते भी हैं तो पेपर बहुत टफ माना जाएगा, वो बहुत टफ माना जाएगा, क्योंकि इतने फिगर जनरली रिमेंबर होते नहीं। बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में कमी दर्ज की गई तो 13.2। बच्चों की प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर है 28.9। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में साइबर अपराधों के पंजीकृत मामलों में वृद्धि दर्ज की गई 11.8% की। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत लॉन्च किया गया 9 सितंबर 2021। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है, जो किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? भारत मिशन ग्रामीण। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाना। ODF मतलब जो खुले में शौच से मुक्ति का अभियान चल रहा है उसमें तेजी लाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को संचालित किया जाएगा। कौन संचालित कर रहा है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। वह फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की गई, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। आइए देखते हैं नेक्स्ट। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के तहत जिन 4 श्रेणियों में संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है वह है समग्र ओवरऑल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान। ये 4 श्रेणियां ऐड की गई हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट बना ले। IIT मद्रास इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रैंकिंग 2021 के समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में शामिल उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान कौन से हैं? तो IIT कानपुर है जो 5वें स्थान पर है और BHU 10वें स्थान पर। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इसे याद रखें क्योंकि पूर्वोत्तर से प्रश्न बनते हैं और बहुत से लोग गलत करके आते हैं। इसका पहला, चूंकि ये पहला संस्करण जारी किया गया, पहली जहाँ जहाँ भी आए वही इंपॉर्टेंट पकड़ लें, जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया पूर्वी सिक्किम जिले ने, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं, 20 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा छात्र
जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो छात्र भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं और इलाहाबाद आरओ जैसे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे लगा लें, क्योंकि ये एसडीजी रिपोर्ट जो आती है नीति आयोग की, ये हर एक हाल में एग्जामिनर प्रश्न इस पे बनाते हैं। आइए देखते हैं इसमें। और अगला पॉइंट क्या है? सूचकांक को संयुक्त रूप से तैयार किया गया नीति आयोग, इसमें फर्स्ट पार्टी है। दूसरी है सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा। एसडीजी सेकंड में भारत का संयुक्त स्कोर रहा। भारत का टोटल स्कोर कितना रहा? 66। ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, 66 याद रखें। भारत का संयुक्त स्कोर जो था। राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कौन से राज्य थे? तो केरल प्रथम पे था और द्वितीय पे 2 लोग थे, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को एसडीजी 2 में इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया। यूपी किस श्रेणी में आता है? तो यूपी वाले विशेष ध्यान दें। अच्छा एंड प्रदर्शन, परफॉर्मर। वह राज्य जिसने एसडीजी में 22वां स्थान था यूपी का, जिसका स्कोर 60 था। एसडीजी में लक्ष्य प्राप्त करता, अर्थात जो अचीव कर लिया, अचीव पा गया है, और आकांक्षी एस्पायरेंट जो है वो राज्यों की कितने राज्य थे? 0, कोई राज्य नहीं थे। एसडीजी सेकंड के लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में स्कोरों में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा सुधार जो दर्ज किए हैं मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट। भारत में लिंग आधारित संकेतकों के संकलन के रूप में वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्रालय कौन है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। वीमेन एंड मेन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी बताई है इस रिपोर्ट ने? 136.13 करोड़। अभी तो कोविड की वजह से जनसंख्या हो नहीं पा रही है काउंटिंग, और जल्द से जल्द होगी तो ये एग्जैक्ट फिगर भी आ जाएगा। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी देने वाला मंत्रालय है। तो रोगों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही रिपोर्ट देगा। 30 मार्च 2021 को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग द्वारा। कौन सा रिपोर्ट है? भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर। याद रखें किसकी रिपोर्ट है? नीति आयोग की। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया? कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 9वां। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन तथा लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाली जिस नीति की घोषणा की वह है लौह अयस्क नीति 2021। लौह अयस्क नीति 2021 प्रभावी हुआ 10 फरवरी 2021 को। नई पर्यटन नीति 2021 से 25 लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सी पर्यटन नीति? वह रिपोर्ट जिसके अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी कौन करता है? टाटा ट्रस्ट द्वारा होती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? नवंबर 2019 में जारी किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जो 2020 की थी, तो 28 जनवरी 2021 को जारी की गई। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है 18वां, यूपी 18वें स्थान पर था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों 1 करोड़ से कम जनसंख्या में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ त्रिपुरा का। छोटे राज्यों में त्रिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस फैक्ट के रूप में देखते रहें। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में महिला न्यायाधीश हैं 29%। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में महिला न्यायाधीश कितनी हैं? 29% हैं। 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की। सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कौन सरकार की? गुजरात सरकार ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दिसंबर 2020 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर है मुंबई। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। आधा इंग्लिश आधा हिंदी। नीति आयोग द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जारी किया गया 14 दिसंबर 2020 को। 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर है उड़ीसा। ये बस हल्का निगाह देखते हैं क्योंकि ये 2020 के करंट अफेयर हैं, पहले के हैं, 1 महीना पहले के, लेकिन हल्की निगाह रखते हैं क्योंकि प्रश्न पूरे 1 वर्ष के बन रहे हैं। तो जिस दिन पेपर सेट होता है, मतलब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से लेके नेक्स्ट ईयर के सेम मंथ तक इतना तैयार करके किसी भी परीक्षा के लिए एकदम पूरा सेफ्टी मोड है। हाँ, पीछे में जो काफ़ी पीछे के करंट अफेयर होते हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं वही आते हैं। शहरी शासन सूचकांक को जारी करता है, तो ये सूचकांक है नॉर्मल, कौन जारी करता है? मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। 11 नवंबर 2020 को 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण पहुंच केंद्र IVAC द्वारा विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में। तो ये टॉपिक खत्म हुआ मित्रों, अब अगले टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, घटना चक्र का करंट अफेयर पॉइंटर का वार्षिक संकलन हम लोग देख रहे थे। इसमें आइए राष्ट्रीय का जो विविध सेक्टर है वो देख लेते हैं। विविध में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और वीडियो को बार बार देख के रिवाइज करते रहें। 13 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश ने जिस तितली को राज्य की तितली का दर्जा घोषित किया, कौन? अरुणाचल प्रदेश ने। कैसर-ए-हिंद, जिसका दूसरा नाम है टिनोपाल्पस इम्पीरियलिस। 13 नवंबर 2021 को घोषित पक्के 2047 घोषणा का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। पक्के 2047 घोषणा संबंधित है सतत विकास से। वह एक्सप्रेस ट्रेन जो IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है, तो चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। भारत के सबसे बड़े लैंड फिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ? हैदराबाद में। भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रशिक्षण प्रयोगशाला, पहली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नागपुर महाराष्ट्र में, का उद्घाटन कब किया गया? 22 अक्टूबर 2021 को। दक्षिण अंडमान द्वीप समूह स्थित एक पर्वत चोटी है माउंट हैरियट, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। कहाँ है? दक्षिण अंडमान द्वीप समूह में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया। मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर कर दिया है माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर नाम रख दिया गया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये पूछेगा एग्जामिनर, तो माउंट मणिपुर कहाँ स्थित है?
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मणिपुर टिक कर देंगे, जबकि ये है कहाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 14 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तीसरे कैंपस की आधारशिला रखी गई। कहाँ? धारबांडोडा, गोवा में तीसरा कैंपस है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। वह शहर जो सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर, याद रखें, पहला शहर वाराणसी, यूपी। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र प्रारंभ किया गया। कहाँ? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? जयपुर में। मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए जिस उपकरण का लोकार्पण किया गया 13 अक्टूबर 2021, जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना, वह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया। महारत्न का दर्जा किसे दिया गया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 11 हो गई हैं, पहले 10 थी। वह भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह जिसने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है। कौन? अडानी समूह ने। भारतीय रेलवे द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के लिए पहली बार संचालित लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियां हैं, त्रिशूल और गरुड़। ये त्रिशूल और गरुड़ जब पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे, क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइटर लगा देंगे या तो डिफेंस का कुछ लगा देंगे, लेकिन ये क्या है? ये मालगाड़ियाँ हैं। उसमें एक रहेगा स्पष्ट शब्दों में मालगाड़ियाँ। वह राज्य जहाँ पर उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन। चिपी हवाई अड्डा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इम्पॉर्टेंट है। चिपी हवाई अड्डे को इस नाम से भी जाना जाता है, सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा, इसी का नाम है। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रधान कार्यालय स्थित होगा 5 अक्टूबर 2021 को। कहाँ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, एनसीआर में। देश में प्लास्टिक अवशिष्ट के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हैंडबुक को लॉन्च किया नीति आयोग एवं यूएनडीपी द्वारा। इसमें कीवर्ड क्या है? हैंडबुक। हैंडबुक कीवर्ड याद रखें। हैंडबुक कौन लॉन्च किया है? नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा। हैंडबुक किस लिए है? प्लास्टिक अपशिष्ट के सतत प्रबंधन के लिए। वह राज्य सरकार जिसने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो सिक्किम ने। सिक्किम राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वह स्थान जहां गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, कहाँ? नोवाखली, बांग्लादेश में गांधी म्यूजियम। इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, ये लोकेशन इंडिया के बाहर है। और गांधी म्यूजियम जब आएगा तो मैक्सिमम लोग बस यही कहेंगे कि इंडिया में कहीं होगा, जबकि ये बांग्लादेश में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन ऐप एवं राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ? भावनगर, गुजरात में। अब नैनो यूरिया क्या है, इसके बारे में जानकारी नीचे देखते हैं। नैनो तरल यूरिया विकसित करने वाली कौन कंपनी है? इफ्को। नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत। नैनो यूरिया मतलब एक बोतल बंद यूरिया आती है, जिसमें आप मतलब यूरिया की बड़ी बड़ी बोरी की जगह आप उसको लीटर या 1 लीटर 2 लीटर में ही आप उतने खेत में छिड़काव करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे नैनो यूरिया कहते हैं। साइट्रस, साइट्रस एसिड कहाँ पाया जाता है? नींबू में। साइट्रस नींबू वर्गीय और उसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया अक्टूबर 2021 में। कौन कौन किया? आईसीएआर, केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान, नागपुर के साथ। किसके साथ किया? नागपुर के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के इतने स्कूलों को सैनिक सोसाइटी से संबद्धता की मंजूरी प्रदान की है, तो 100। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी ने मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन में
क्षमता निर्माण के लिए इस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वास संस्थान। वास किससे रिलेटेड है? वाटर, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, जिसे वास कहते हैं। नेक्स्ट, सिक्किम सरकार ने राज्य पक्षी स्टेट फिश घोषित किया है किसे? कापर महासीर को। और कापर महासीर का स्थानीय नाम क्या है? कैटली। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। किसका है? सिक्किम का है। अब इसको याद करने के लिए आप सोच सकते हैं कि कोई केतली है जिसमें गर्म चीज़ें रखी जाती, चाय या पानी वगैरह, आप उसे रखिए। केतली ये कापर की है, कापर की केतली में सिक्किम को याद करने के लिए समझ लो कोई सिक्का उसमें रखा गया है और मछली, और कोई मछली उसमें रख दी गई। बस, कापर की केतली में मछली और सिक्का, इससे आपको याद हो जाएगा सिक्किम का राज्य मछली जो है वो कौन है? कापर महासीर, जिसका स्थानीय नाम केतली भी है। IUCN द्वारा कापर महासीर को वर्गीकृत किया गया किसमें? लुप्तप्राय, इंडेंजर्ड श्रेणी में। 14 अगस्त 2021 को उद्घाटित जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क कहाँ स्थित है? अमृतसर। अमृतसर की में घटना घटी थी, अमृतसर पंजाब में। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। कहाँ? लद्दाख में। और उसका नाम क्या होगा? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि नीचे दिया गया फैक्ट। आगे देखें, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? कौन है? उमलिंग ला दर्रा। और ये है कहाँ? पूर्वी लद्दाख में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। कौन? उमलिंग ला दर्रा। सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, इंपॉर्टेंट है। वह प्रोजेक्ट जिसके तहत उमलिंग ला दर्रा रोड का निर्माण किया गया, तो कौन है? प्रोजेक्ट हिमांक। हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया। एक्चुअली प्रोजेक्ट हिमांक जो हमारे पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे रोड और कंस्ट्रक्शन के सारे कार्य करता है। लद्दाख द्वारा राज्य पशु घोषित किया गया। लद्दाख का राज्य पशु कौन घोषित किया गया? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड को। राज्य पक्षी कौन घोषित किया गया? आइए ऊपर देखते हैं। काली गर्दन वाले सारस को, नेक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी लद्दाख का घोषित किया गया। IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को वर्गीकृत किया गया है। कहाँ? सुभेद्य, वल्नरेबल की श्रेणी में। और काली गर्दन को किस में किया गया है? संकटापन्न, नियर थ्रेटेंड श्रेणी में। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला जल अधिक वाटर प्लस राज्य घोषित किया गया है 21 अगस्त 2021 को। किसको? इंदौर को। इम्पॉर्टेंट, बेहद इम्पॉर्टेंट है। वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर। UN ग्लोबल कंपैक्ट द्वारा स्थापित पहल जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ता को एक मंच पर लाती है। कौन? CEO वाटर मैंडेट। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी जो CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है, NTPC लिमिटेड। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कच्छ के रण, गुजरात में। और इसकी क्षमता क्या होगी? 4750 मेगावाट की। वह ताप विद्युत संयंत्र जिसके जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, सह्याद्री ताप विद्युत संयंत्र विशाखापत्तनम में। IGBC हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली, IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? CII, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। मलेरकोटला 23वां जिला बना है। कहाँ का? इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब का। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, मलेरकोटला कहाँ है? तो ये पंजाब में है। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। कहाँ? IIM जम्मू में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 23 मार्च 2021 को। वर्ष 1697 में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित हिम्बस्ती गांव में आए भूकंप को, कहाँ? हिम्बस्ती गांव में। कहाँ पे है? असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित है। भूकंप को इतिहासकारों ने नाम दिया है सदिया भूकंप। सदिया
अर्थक्वेक का। वह संस्थान जिसके वैज्ञानिकों द्वारा हिमबस्ती गांव अरुणाचल प्रदेश में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप सदिया भूकंप के प्रथम भूगर्भीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून के संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरिल्ला जिसे जंगल युद्ध जैसे अभियानों के माध्यम से उग्रवादियों, विद्रोहियों आदि से निपटने हेतु गठित सीआरपीएफ का विशेष बल, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मचारियों की एक टुकड़ी को भी शामिल किया गया है। कौन सा दल है? कोबरा। कोबरा का पूर्ण रूप है कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद UCOST तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? साइंस सिटी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, देहरादून में। भारत के पहले MUT क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? PGI MER चंडीगढ़ द्वारा, इम्यूनिटी क्लिनिक। वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन का मासिक जर्नल, जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सा था? प्रबुद्ध भारत। भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल, आर्च ब्रिज जिसे बोलते हैं, का उद्घाटन किया गया। कहाँ? मेघालय में, इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का निर्माण किस नदी पे किया गया जा रहा है? वेहरू नदी, वेहरू रिवर पर। वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना की गई थी तिरुवनंतपुरम, केरल में। कब? 2013 में देश का पहला जेंडर पार्क। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा लॉन्च एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? धरा। नेक्स्ट, भारतीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इतने नए एम्स की स्थापना की स्वीकृति की गई है। कितने? 22 नई एम्स खुलेंगे। भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया 28 दिसंबर 2020 को। 100वीं किसान रेल का संचालन किया जा रहा है कहाँ? सलोंग महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। इसमें चूंकि पहला इंपॉर्टेंट रहता था तो 100वां भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर इस पर प्रश्न बना सकते हैं। पहला कौन सा था? 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल संचालित की गई थी। कहाँ से? देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार के मध्य। देव, महाराष्ट्र के देव और बिहार के दान। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। कहाँ? बरौनी से टाटानगर के मध्य, पहली देवनाली से दानापुर के बीच था। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यथित व्यक्तियों के लिए वेब चलित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST के द्वारा। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया। किसमें? जूको घाटी में। जूको घाटी स्थित कहाँ है? मणिपुर नागालैंड सीमा पर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जूको घाटी कहाँ स्थित है? मणिपुर और नागालैंड के सीमा पर। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चिड़ियाघर कौन सा बना है? पहला। 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों एवं जीवन कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, ए कोमेमोरेटिंग
वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट है। 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे की शुरुआत की है किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। पोस्ट पेमेंट, डाक से पे, आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। देश के पहले 100% जैविक ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जैविक, लक्षद्वीप है। जबकि वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य कौन सा बना था? वो सिक्किम बना था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में जो जैविक राज्य बना था सिक्किम, ये तो परीक्षा में कम से कम 7-8 बार आए हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है, इस पे भी प्रश्न बनने के चांसेस बन रहे हैं। वह राज्य जहां दिसंबर 2020 में हाथियों से एंथ्रेक्स के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, असम। 25 नवंबर 2020 को कोविड-19 के समन के प्रबंधन का प्रयास भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास रिपोर्ट जारी किया गया। कौन किया? नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट, 8 नवंबर 2020 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है। इसमें शामिल शहर कौन से हैं? 4 शहर। कौन कौन से हैं? क्रमशः बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद। इसी के साथ मित्रों, जो हम लोगों का करंट अफेयर का पॉइंटर का वार्षिक संस्कलन में जो राष्ट्रीय परिदृश्य था, राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म हो गया। अब इसको पूरा का पूरा फटाफट रिवाइज करें, ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय परिक्रम और आर्थिकी। मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।